नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है विशाल अरोड़ा जी ने। विशाल जी, आपका सवाल है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को लेकर और सवाल काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उस क्वेश्चन पर आता हूं जो आपने पूछा है। आपका क्वेश्चन ये है कि टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी के केस में जो कैश बेनिफिट मिलता है उसके लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और आपको अपना व्यवसाय या अपनी इनकम बताने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ताकि ये प्रूव हो सके। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो कैश बेनिफिट होता है ये आपकी पॉलिसी में जो टोटल सम इंश्योर्ड है उसका एक परसेंट होता है और जनरली ये आपकी पॉलिसी में डिफाइंड होगा। इन जनरल बात करें तो ये अक्सर 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड होता है, यानी कि पॉलिसी का जो टोटल सम इंश्योर्ड है उसका 1%। तो ऐसे में यदि पॉलिसी होल्डर या सम इंश्योर्ड एक्सीडेंट का शिकार होता है और टेम्परेरी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उस पॉलिसी होल्डर को, जैसे मैंने कहा, कि जो अमाउंट डिफाइंड है पॉलिसी में वो मिलता है और उसके लिए अलग से ये प्रूव नहीं करना होता कि उस व्यक्ति की डेली की आमदनी कितनी है और किस तरह का उस पॉलिसी होल्डर का व्यवसाय है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राहुल वशिष्ठा ने। आपने सवाल पूछा है स्मॉल केस को लेकर। तो ऐसे व्यूवर्स जिन्हें स्मॉल केस के बारे में जानकारी नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर स्मॉल केस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्मॉल केस बेसिकली एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ पोर्टफोलियोज डिजाइन किए गए हैं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो होता है उसी तरह से कुछ एक्सपर्ट्स ने स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पर ये पोर्टफोलियो बनाए हैं और इन्वेस्टर्स उन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां पर इन्वेस्टर्स के पास चॉइस होती है कि वो उस पोर्टफोलियो को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में जो पोर्टफोलियो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से उसमें बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन स्मॉल केस पर एक गाइडलाइन के तहत पोर्टफोलियो डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स उसमें बदलाव कर सकते हैं और यहां तक कि इन्वेस्टर्स अपना खुद का पोर्टफोलियो भी डिजाइन कर सकते हैं। अब आते हैं राहुल जी के सवाल पर। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में तो क्योंकि जब एसआईपी करते हैं तो ऐसे में क्योंकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है और इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, पर स्मॉल केस में यदि आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में गिरावट आती है तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा आपका चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर स्मॉल केस, यदि आप लमसम में इन्वेस्ट करेंगे और जिस प्राइस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं भविष्य में यदि गिरावट आती है और आप ये मानकर चल रहे हैं कि गिरावट इतनी तेज है, इतनी बड़ी है कि जिस भाव में आपने इन्वेस्ट किया था आपका जो प्राइस है वो उससे कहीं नीचे आ जाता है, तो बेशक यहां पर लॉस होगा। लेकिन आगे आपने ये भी कहा है कि आप 14-15 वर्ष का नजरिया लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा शायद नहीं होगा कि 14-15 साल के बाद यदि गिरावट आती है तो गिरावट इतनी बड़ी होगी कि जिस भाव में आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उससे भी कम पर आ जाएं। देखिए, इक्विटी मार्केट का एक इनहेरेंट नेचर है कि बाजार में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन यदि नजरिया लंबा हो तो मान लीजिए कि किसी शेयर का प्राइस यदि आज 100 रुपए है या किसी म्यूचुअल फंड यूनिट का प्राइस आज 100 रुपए है और मार्केट में गिरावट आती है तो ये 100 रुपए का प्राइस 90 पे भी आ सकता है, लेकिन 90 से ऊपर भी जाएगा। और जब बात होती है 14-15 साल की, तो मुझे उम्मीद है यदि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर एक अच्छे स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं तो 14-15 ईयर्स के बाद आपका ऐसा नुकसान नहीं होगा कि आप अभी बाय कर रहे हो और उससे भी कम प्राइस पर आप वहां पर निकलें। तो इसके लिए लंबी अवधि के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं कि आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना है
स्मॉल केस में एक ही दिन इन्वेस्ट करने के बजाय आप उसे पार्ट में कर सकते हैं, तो आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा यदि आपने एक महीने के अंदर 4-5 बार में उसे इन्वेस्ट किया है और इस बीच में गिरावट आती है तो आपको उस गिरावट में कम भाव में बाय करने का मौका मिल जाएगा। तो यदि आप 14-15 ईयर्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुनते समय आप कुछ फैक्टर्स जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन बातों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से स्मॉल केस चुनते वक्त भी आप इन बातों को ध्यान में रखें। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अर्चना कुशवाहा ने। अर्चना जी, आपने बताया कि आपने कुछ स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, एडलवाइज मिड कैप फंड, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, और 15 साल का आपका नज़रिया है। आप जानना चाहती हैं कि कैसी स्कीम्स हैं। देखिए, स्कीम्स अच्छी हैं लेकिन आपका पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने स्मॉल कैप में 4 स्कीम ली हुई हैं और आपका एक लार्ज मिड कैप फंड में सिर्फ 4,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रही हैं, एडलवाइज मिड कैप फंड में 3,000 रुपीज़। तो आपका जो मेजर एलोकेशन है वो है स्मॉल कैप। और हालांकि नज़रिया आपका 15 साल का है लेकिन फिर भी पहली बात तो स्मॉल कैप में आपका एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इतनी सारी स्कीम ऐड करने की कोई वजह नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप HDFC स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इन 2 स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें और बाकी में आप SIP कैंसिल कर सकती हैं। और आप लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें SIP अमाउंट को बढ़ा सकती है। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं, इनका नाम यहाँ पर लिखा है मीनाक्षी आहूजा, और आपने सवाल ये पूछा है कि मल्टी असेट फंड में इक्विटी और डेट के रेशियो को कैसे जान सकते हैं। तो एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड इक्विटी और डेट के अलावा गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में भी इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम 3 असेट क्लासेस होना यहाँ पर जरूरी है, और क्योंकि अलग अलग फंड में एलोकेशन अलग हो सकता है तो आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप ये एलोकेशन चेक कर सकते हैं, या उनकी फंड फैक्ट शीट में आप देख सकते हैं कि ये एलोकेशन किस तरह से किया गया है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है ब्रिजेश वाजपेयी जी ने। वाजपेयी जी, आपने बताया कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, जानकर बहुत खुशी हुई, और आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहते हैं और उससे आपको जानकारी मिलती है। तो मुझे प्रसन्नता है कि ये जानकारी आपके काम आ रही है। तो वाजपेयी जी, आपने बताया कि आप 2020 से इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 ईयर्स का, और आपने इन्वेस्ट किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, क्वांट एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप फंड है, मेरे एसेट मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और साथ ही आप ये बता रहे हैं कि हर साल 10% से आप SIP अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्कीम्स हैं सभी अच्छी हैं, आप इनके साथ बने रह सकते हैं। और 15,500 की यदि आप SIP कर रहे हैं, 12% का CAGR हम मानकर चलते हैं और 10% से आप टॉपअप करते हैं, स्टेप अप करते हैं, तो 20 साल में आप करीब करीब 3 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है गौतम कुमार ने। गौतम जी, आपका सवाल है NPS टियर 2 को लेकर। आप जानना चाहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जा रहा है उस पर टैक्स किस हिसाब से लगेगा। हालांकि NPS टियर 2 को लेकर जो टैक्स रूल हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आज की तारीख में जो म्यूचुअल फंड को लेकर रूल हैं उस हिसाब से यहां पर जो भी आपका कैपिटल गेन होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स चुकाना होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है
ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों, आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।